बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज जो पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तालीम और तरबियत का बढ़ता हुआ रुझान है और इसमें ऑनलाइन तालीमी निज़ाम जो है उसकी इम्पोर्टेंस को वाज़े करेंगे, उसकी अहमियत को उजागर करेंगे और उसमें जो मुश्किलात हैं उनका क्या हल है, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके लिए क्या सजेशंस हैं, उनको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज डायबिटीज़ का आलमी दिन है। इसके अवेयरनेस क्रिएट करने का कि डायबिटीज़ क्या है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ख़ुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है और वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन्होंने किस तरह से अपने जो है वो हिफाजत करनी है, उसके लिए उनकी क्या क्या जो है वो प्रिकॉशंस उन्होंने लेनी है, उस पर भी हम एम्फसाइज़ करेंगे आज के प्रोग्राम के दूसरे सेशन में। जबकि अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं ऑनलाइन तालीमी निज़ाम के हवाले से और इसमें जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पर जोर देंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जल्दी से उनको तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रही हैं तहमीना शाहीन जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या हाल है तहमीना? ठीक है। तहमीना के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे टेक्निकल ट्रेनर हैं मुदस्सिर शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तहमीना से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे जानेंगे ऑनलाइन तालीमी निज़ाम जिसकी काफ़ी धूम मची रही इस साल। अगर देखा जाए इससे पहले हमने शायद उस पर इतना जोर नहीं दिया था या इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने का नहीं सोचा था, लेकिन अब ये वक्त की अहम ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? थैंक यू सो मच। अगर हम तालीमी निज़ाम की बात करें तो तालीम तो इम्पॉर्टेंट है ही, मतलब आप इस बात में तो कोई शक व शुबात की गुंजाइश नहीं है। ठीक। अब जो आप बात कर रही हैं कि तालीमी निज़ाम को एक प्रॉपर एक मोड से दूसरे मोड पे शिफ्ट कर दिया गया या करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ठीक, राइट। तो हमने मेरे ख्याल से बहुत लेट स्टार्ट किया है, हमें बहुत पहले इन चीज़ों में काम कर लेना चाहिए था। मतलब दैट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोरोना आया है तो उसी वजह से हमने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ एम्फेसिस करना है या उसी को हमने फोकस करना है। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, दैट्स अ गुड थिंग, बट हमें इसमें टाइम इस वजह से भी लगेगा कि हमने ट्रेनिंग करना है, लोगों की ट्रेनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, हमने टीचर्स को ट्रेन करना है कि व्हाट इज़ बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम, ठीक है, व्हाट इज़ वर्चुअल एजुकेशन, किस तरह से आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपने उससे फ़ायदा किस तरह लेना है। ये नहीं कि आपने एक चीज़ को शिफ्ट अप कर दिया और आपकी इससे कोई कंसर्न नहीं है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको एड्रेस करना है और ये देखना है कि क्या ये हमारे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं या जिस मौसम में हम रह रहे हैं वहाँ किस हद तक फिजिबल है, क्या उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं क्या वो लोगों के पास हैं। हर एटलीस्ट 50% लोग क्या इस चीज़ से एग्री हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नहीं है तो फिर उनको किस तरह से कन्विंस किया जा सकता है या उनके लिए किस तरह से आसानियां पैदा की जा सकती हैं, इस पर भी हम ज़रूर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मुदस्सिर, आप क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन तालीमी निज़ाम जो कि हमें लगा कि शायद बहुत मुश्किल निज़ाम है या फिर हमारे लिए नया है, दुनिया तो इसकी कब से प्रैक्टिस कर रही है? वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस अप। और मैं बीइंग एन IT प्रोफेशनल माई सेल्फ, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और जो एजुकेशन है माजरत के साथ, ये आज से नहीं है या ना ही कोविड से है। बीइंग एन IT प्रोफेशनल मैं ये कहता हूँ कि ये 2000 से चलता आ रहा है। और हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि उस ज़माने में एक बहुत ही बौखलाया हुआ बच्चा कोई अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि उसकी सर्टिफिकेशन का टाइम आने वाला है और वो एग्ज़ाम देने वाला है क्योंकि वो उसी से ही पढ़ रहा होता था। नाउ ऑनलाइन एजुकेशन इज़ न्यू नॉर्म और इस वक्त हम इंडस्ट्री के 4th जनरेशन में एंटर हो रहे हैं। ठीक, पहला स्टीम था, दूसरा इलेक्ट्रिकल था, तीसरा आपका कंप्यूटर्स था। नाउ वी आर गेटिंग इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ द 4th जनरेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सो बेस्ड ऑन दैट नो डाउट हर टाइम पे नॉर्म्स चेंज होते हैं, लेकिन ये ज़रा क्विक इसलिए हुआ क्योंकि कोविड आ गया। ठीक, सेहत जिंदगी पहले थी सबकी, जिसकी बिना पे
हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ा। अब हमारे पास इशू क्या है, माजरत के साथ कहते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, लैक ऑफ इंटरनेट सर्विसेज है। जब यूट्यूब चलाने के लिए आप 3G 4G यूज कर सकते हैं और हर चीज चल रही है, तो क्लास क्यों नहीं चलती भाई? बिल्कुल, एक लॉजिकल बात है ना। बिल्कुल तो इसमें ये है, एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। माई सेल्फ आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेस्ड ऑन दोस थिंग्स, जब हम सर्टिफिकेशन दे रहे होते थे हम आइसोलेट हो जाते थे, क्योंकि हमें ये पता है कि वी हैव पेड इन डॉलर्स और हमें उसको क्लियर करना है, क्योंकि हम दोबारा नहीं कर रहे। तो इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑन द बोथ साइड्स, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, उन सबको उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलना है। लेकिन अब मैं कुछ बच्चों को जानता हूं कि क्लास चल रही है, उन्होंने किसी और को बिठाया, खुद वो जा रहे हैं। दिस इज व्हाट, हाँ, या अटेंडेंस मार्क करने तक तो वो अटेंटिव थे, उसके बाद वो गेम्स खेल रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये है कि दिस इज हाउ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब वही मैं कहा ना कि डॉलर्स पे पे किया हुआ, मुझे पता है यार मेरी जेब से गया हुआ, मुझे ही करना है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट। Once we are done with it, तो everything is a piece of cake. लेकिन जहाँ ये सोच हो तहमीना कि हमने थोड़ी पे करना है, हमारे पेरेंट्स जाने, उनके काम जाने, वो किस तरह से ये प्रेशर बेयर कर रहे हैं, हम तो ये एंजॉयमेंट का टाइम है, अब हमें स्पेस मिल गई है, प्राइवेसी मिल गई है, अलग कमरा है, हमने बाहर ये कह दिया कि हम तो पढ़ें ना पढ़ें, ये अब हमारी दर्द सर नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो सोच हमें नज़र आई डिस्टेंट लर्निंग में, इसको किस तरह से देखती हैं? सबसे पहली बात कि मेरे ख्याल में हमने ओवर द ईयर्स हमने जस्ट एजुकेशन को जो फोकस किया ना, वो डिग्रीज की हद तक फोकस किया। लेकिन जैसे इन्होंने बात की ना कि एक पीस ऑफ पेपर की तरह हमने उसको ट्रीट किया ना कि बस एक डिग्री आनी चाहिए एक बच्चे के पास। हमने ये नहीं देखा कि उसकी मोरल बिल्डअप हो रही है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, उसकी ग्रूमिंग हो रही है। हमने इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं किया। ये सबसे प्राइमरी गोल्स थे हमारे, कि जिन पे ये जो आप बात कर रही हैं कि अगर वो ये चीज़ें चीट अप माइंड के साथ वो बैठा हुआ है, इवन विद योर पेरेंट्स, जिनके साथ आपकी सबसे ज़्यादा लॉयल्टी होनी चाहिए। एक पेरेंट और उसके जो बच्चे होते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर वहाँ आप चीट कर रहे हैं तो आप सोचेंगे टीचर्स को आप किस तरह से बचाएंगे फिर उनके उस चीट अप माइंड से। उसके लिए बेहतर है कि आप सबसे पहले उनकी, मैंने लास्ट में आपसे ये बात की थी कि आप उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करने की कोशिश करें। उनको पता होना चाहिए कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग एंड इट्स ओनली राइट फॉर मी। ठीक है, अगर ये मैं करूँगा ना तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अगर मैं एक क्लास नहीं ले रहा, जैसे इन्होंने बात की कि बच्चे क्लासेस ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम खुद इस चीज़ में हैं, तो बच्चे क्लास ऑन करते हैं और पीछे वो मतलब बड़े मज़े से वो कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर उसको बड़े फ़ख्र से बताते भी हैं कि ये देखिए हमने ये किया है, फलां टीचर क्लास ले रहा था, हमने लैपटॉप रखा है और हम पीछे डांस कर रहे हैं। दिस इज़ द लैक ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, दिस इज़ द लैक ऑफ ग्रूमिंग। आपने ये नहीं सिखाया बच्चों को कि इसमें आपका नुकसान है। यहाँ पे तो चेक एंड बैलेंस जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं कि किस तरह से उनका बच्चा सीख रहा है, या फिर अगर ये ख़ास टाइम पीरियड में हमें बता रहा है कि वो क्लास ले रहा है, तो एक आध दफ़ा कमरे में जाना है या चेक एंड बैलेंस को प्रॉपर बनाना, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अच्छा, ये मैं मानती हूँ कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अब हमारे पास ना टोटल एक जैसी क्लास नहीं है। आपको पता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है ना पाकिस्तान का, इट्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। तो एक जो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी माँ है ना, या थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा बाप है, वो तो ये चीज़ देखेगा कि मेरा बच्चा लैपटॉप पे क्या कर रहा है, वो क्लास ले रहा है या वो क्या कर रहा है। लेकिन एक जो लेमैन है, हमारे बच्चे डिफरेंट रीजन से आते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कोई KPK के किसी फॉरफ्लॉन्ग एरिया से आएगा, कोई सिंध के किसी बैकवर्ड इलाके से आएगा, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं, हमारे इवन इस्लामाबाद के भी सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये उनका बच्चा क्लास में उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक डर की कैफियत ज़रूर पैदा कर सकते हैं और अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम में मज़ीद मुश्किलात को भी हम जो है वो डिस्कवर करेंगे और साथ साथ उनके सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। एक ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम और इसमें जो है वो दरपेश सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मुश्किलात कौन कौन सी हमारे बच्चों ने फ़ेस की, हमारे टीचर्स ने फ़ेस की, उसको हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ सोल्यूशंस को भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि इनके सोल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। मुदस्सिर, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करें। चेक एंड बैलेंस की बात हो रही थी, जहाँ पेरेंट्स जो है वो चेक एंड बैलेंस को यकीनी बना सकते हैं, वहीं मेरा ख्याल है टीचर्स को भी कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चे को ये डर रहे कि किसी भी वक्त उससे सवाल किया जा सकता है या फिर उसका अटेंटिव होने या ना होने को जज किया जा सकता है। वेल, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं और जब उनकी ऑनलाइन क्लास होती है तो उनकी वालदा और उनके दरमियान जो एक धमा चौकड़ी चल रही होती है तो वो नो डाउट मैंने देखी है। लेकिन क्या है कि उसमें हमें इंटरेस्ट खुद डेवलप करना। सही। वो जब देखें, क्योंकि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ रहा है तो उसकी बेस और साथ में ट्रायंगल जो बनता है और उसको उस तरह से ऊपर चढ़ाया जाता है या द वे उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाता है, तो ये पूरा एक ट्रायंगल होता है, एक टीम एफर्ट होती है जिसमें पेरेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं और वो बच्चा शामिल है। ठीक है। अब ये कहना कि जी ये टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट की जिम्मेदारी है, मसला ये है कि कुछ अर्सा पहले, कोविड से पहले अगर मैं जाता हूँ तो नॉर्म ये बन गया था कि schools are total responsible for all the studies of the बच्चा या child or whatsoever it is। लेकिन अब क्या हुआ है, पेरेंट्स को वापस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिली तो पेरेंट्स तो ऑलरेडी अपने कामों में थे, उन्होंने कहा यार ये मैं ये करूँ, ये करूँ। लेकिन क्या है, हमें साथ साथ लेके चीज़ों को चल रहा है। तो इसमें दिस इज हाउ वी हैव टू स्केड्यूल अवरसेल्फ इन सच अ मैनर कि जिसकी बेस के ऊपर, क्योंकि बच्चा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स, तो उसको कहीं पे भी कोई हिंड्रेंस ना है, कोई इशू ना है। लेकिन माजरत के साथ आजकल अगर मैं पिछले दौर को देखूं, मेरा अपना दौर जब हम पढ़ा करते थे, मेरा नेट मैट्रिक हुआ था बैक इन 96, तो उस टाइम पे भी जो टीचर्स थे, तालीम उस वक्त भी थी लेकिन तरबियत भी थी, ठीक। लेकिन अभी भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि कुछ जगहों पे कुछ ब्रांडेड चीजें चल रही हैं, जहां नॉन ब्रांडेड चल रही हैं, उनको उस तरह से बच्चों को कूप अप करना, तो ये एक जो है ना एक दौड़ है। इसमें हम किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, कहाँ लेके चल रहे हैं, वी हैव टू क्लियर अवर सेल्फ फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, हम लोग जब बैठा करते थे, हमें जान लेते थे लोग, तो इसमें ये है कि हमें उन लोगों को वो पैटर्न देना है। और जब हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं या हम जाके कहीं भी स्पीकिंग कर रहे होते हैं, हम उनको यही पैटर्न देते हैं, उनको बताते हैं भाई ओपन अप योर माइंड्स, बी रिस्पॉन्सिबल। सही। Because once an individual is not responsible, you can't go further. Exactly, so this is the most important. इसके साथ साथ हमें एक सोच का किरदार भी नज़र आया है तहमीना, और यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि शायद हमारे बच्चों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था, या फिर उनका माइंडसेट वही है पुराना कि हमने जो एक लैपटॉप रखा हुआ है घर में, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए तो कभी हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना। अगेन अगर मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, इसलिए भी कि ये हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया है ना। हम देखें अपने जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम जब फर्स्ट टाइम मोबाइल देते हैं ना, तो उस पर या तो हम उनको कोई ऐसी इंटरटेनमेंट की चीज़ लगा के दे देंगे, ये वहाँ से ये साइकिल बिल्डअप हो रही है। सही। और रही सही कसर हम तब पूरी करते हैं कि उनके ग्रेडेड हम बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और बड़ा हो गया, उसको टैब ले दिया, उसमें सारी गेम्स डाल दी, आपने उसमें लर्निंग की चीज़ें कितनी डाली हैं, उसको लर्निंग हैबिट्स आपने कितनी बताई हैं, बिल्कुल, उसको पढ़ने की आदत आपने कितनी डाली है। हमारे यहाँ आपको याद होगा कि किसी ज़माने से लेके आज तक बुक का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है ट्रेंड, बुक रीडिंग का, ठीक है, किताबें भी ख़त्म होती जा रही है और बुक रीडिंग का ट्रेंड भी ख़त्म हो जा रहा है। इतना हम ऑनलाइन की तरफ, ठीक है, कुछ चीज़ों में हम अच्छे भी जा रहे हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंडिचर बच जाता है, बस ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल है, आप उसको पढ़ें, दैट्स इट। लेकिन जितनी बात ये है ना कि जितना ये इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा ना कि घर वालों की जिम्मेदारी है, टीचर्स की है, फिर आपने ये करना है कि आपने ये देखा होगा कि एक बच्चा जितना अपने टीचर से डरता है ना या उसकी बात मानता है, इतना वो अपने पेरेंट्स की नहीं मानता, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है। तो आपने इस तरह से ट्रेन करना है लोगों को कि आपने किस तरह बच्चों के साथ कोप अप करना है। अगर वो चीटिंग कर रहा है, अगर वो क्लास सही नहीं ले रहा, आपने उनको किस तरह अटेंटिव रखना है। सही। तो हम जो करते हैं, हम क्योंकि हम खुद भी इस चीज़ का हिस्सा हैं, लास्ट सेमेस्टर पूरा हमने ऑनलाइन की तरफ गुजारा, अभी भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, तो हम इस तरह से फिर वो पूछते हैं कि अच्छा मैम अगर हम क्लास लीव करें तो आपको कैसे पता चलेगा हम क्लास लीव करें।
तो हमें उनको आर्टिफिशियली डराना पड़ता है कि अच्छा मेरे पास जो सिस्टम है ना उसमें ये सेटिंग मैंने की हुई है कि अगर आप लीव करोगे मुझे पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। सही। आज वो मुझे कही थी कि अच्छा अटेंडेंस का आपको कैसे पता चलता है, कोई आया नहीं आया। मैंने कहा मैंने अटेंडेंस शीट डाउनलोड, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरे पास ये सेटिंग है, मुझे पता चल जाएगा कौन क्लास अटेंटिवली ले रहा है, कौन पीछे क्या कर रहा है, मुझे सब मतलब पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी ऑन करते तो रिकॉर्डिंग आपकी पता चल जाती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अगर इतने बड़े बच्चों के साथ हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमें चेंज करने के लिए, क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है ना उनका पूरा माइंड। हमने टोटली स्टूडेंट्स को लगाया हुआ था बुक्स पे, वो स्कूल की और कॉलेज की तालीम पे, एक ऑनलाइन टोटल नया मॉडल है उनके लिए। सही। कुछ नो डाउटली जैसे उन्होंने बात की ना, कुछ अच्छे भी हैं उसमें जो सीरियसली कर रहे हैं, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी तादाद है जो इसको सीरियस नहीं ले रही। अब वो क्यों सीरियस नहीं ले रही? क्योंकि हमने उनको इतना मतलब ये बावर ही नहीं कराया कि ये चीज़ हम परमानेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप को आप देखें तो पूरी कंपनीज इवन बंद हो गई बच्चों को। हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया उनको। हमने उनको कहा कि ठीक है भाई, और अभी भी किसी हद तक ये सोच पाई जाती है कि ये फॉर द टाइम बिंग है, इसके बाद दोबारा से हम उसी पैटर्न पे आ जाएंगे। हम उनको यही करें कि हम उनको टाइम दे रहे हैं कि 1 महीना आप ऑनलाइन पढ़ लें। वो कहते हैं ठीक है हमने नहीं पढ़ना, क्लासें नहीं लेनी। बच्चे खुद एक्सक्यूज करें, मैम मेरी 4 क्लासेस की अटेंडेंस मार्क कर दें, मेरा फलां फौत हो गया, मेरी फलां बीमार है, नहीं भी होता तो मैं जब फिजिकल लाऊंगा तो मैं डबल क्लास ले लूँगा। सही। मतलब ये माइंडसेट हमने खुद डेवलप किया, हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ में मतलब जा बिल्कुल सकते हैं। ये चेंज बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी है ये मुदस्सिर से जानते हैं। मुदस्सिर, क्योंकि हम देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, दिन ब दिन आगे जाना है हमें, और हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने, तो इसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना, अवेयर करना और ट्रेन करना कितना ज़रूरी है? देखिए, ट्रेन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक दौड़ में, जो दौड़ मुसलसल है हर एक के लिए, तो उसमें अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है। हमें हमारे पेरेंट्स ने किया था, हम अपने बच्चों को करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी वही इम्पोर्टेंस है जो उस वक्त थी। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो एक टूल है जिसकी बेस के ऊपर आपको एक विजुअलाइजेशन मिलती है, बाकी आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। जैसे अब इन्होंने कहा जी बुक्स नहीं है, माजरत के साथ ई बुक्स हैं, पढ़ते क्यों नहीं? आप, फिर मैं वही बात करूंगा, आप वीडियोस देखना प्रेफर करेंगे, बुक्स पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इट्स एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उस वक्त क्योंकि गैजेट्स नहीं थे, वी वर नॉट इनटू गैजेट्स, नाउ वी आर इनटू गैजेट्स, बट इट इज हाउ। अब मेरे बच्चे, ठीक है मैं मानता हूँ कुछ टाइम ऐसा होता है वो लेवरेज ले लेते हैं गैजेट्स के ऊपर, जहां घंटा बैठना वहां 2 घंटे बैठ जाएंगे, 3 घंटे बैठ जाएंगे। दादा दादी की भी लेवरेज ले सकते हैं, कुछ मेहमान आए उनकी लेवरेज भी ले सकते हैं, बिकॉज दे आर गुड इन इट, they know how to take the leverage from their parents, but it is how we have to go with the norm। हमें उनको उस नॉर्म का पार्ट बनाना है, क्योंकि आज हम बनाएंगे तो कल वो अपने आने वाली नस्ल को बनाएंगे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए नो डाउट ये वो न्यू नॉर्म है जो हमारे ऊपर थोपा गया। अब आ गया ना, तो हम यही कहते रहे कि जी पुरानों ने ये किया, पुरानों ने ये किया, ये हुआ, हमारे साथ जाती हो गई। नहीं भाई, ये है, let's work on it। This is being a technical personnel, we shouldn't be saying कि जी ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। We have to work on it। तो आपकी नज़र में इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जा सकता है? इंटरेस्ट डेवलप आप बच्चों को, अब देखें उसमें भी डिफरेंट लेवल्स हैं। अब जो बड़े बच्चे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, वो उनके लिए क्या आउटिंग खत्म हो गई, सही, टोटली घर पे बाकी चीजें, तो उनको फिर वो एक्टिविटीज दें। मैंने एक कोर्स किया था, इट वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ठीक, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, वहां से, तो वो भी ऑनलाइन था। उस पे कोई 150 बंदा ऑनलाइन होता था वीकली बेसिस के ऊपर। इंटरनेशनल भी होते थे, नेशनल लेवल के ऊपर भी होते थे, लेकिन क्या एक इंटरेस्ट था, हमने करना है। अब वो कैसे डेवलप होगा? अब बच्चे को जब तक यही नहीं पता वो कर क्या रहा है, आप माजरत के साथ आप अभी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, जिस भी करिकुलम में, उनसे पूछें आप क्यों आए, ब्लैंक, क्यों? देयर इज नो काउंसलिंग, माजरत के साथ देयर इज नो काउंसलिंग। आप नहीं बताते कि भैया ये करोगे तो ऐसे होगा। अगर हम माजरत के साथ एग्जांपल्स हम यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज की देते हैं, लेकिन हम वो पैटर्न नहीं फॉलो करते, क्योंकि काउंसलिंग बच्चे की स्टार्ट होती है जब वो क्लास 5 से हायर ग्रेड में जाता है। क्यों नहीं करते, आप ही से जानेंगे। एक ब्रेक की जाने में हम बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया और अब सोल्यूशंस की जानिब बढ़ेंगे कि तालीम और तरबियत का बढ़ता हुआ रुझान, इस पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है, डिस्टेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है, इसको हमने हेल्पफुल कैसे बनाना है, सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में तहमीना शाहीन और मुदस्सिर शफीक साहब, जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं मज़ीद सोल्यूशंस और सजेशंस की जाने बढ़ेंगे। तहमीना, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी उसमें काफ़ी सारे जो हैं हमने देखे कि पॉइंट रेस किए मुदस्सिर ने, और बहुत अच्छे कि हमने कहीं ना कहीं एक सोच डेवलप करनी है। सोच डेवलप करने के लिए जहाँ पहल जो है वो करनी है, वो तरबियत से स्टार्ट लेना है। अब जो तरबियत है वहाँ पे किरदार आता है वालिदैन का भी, असातिज़ा कराम का भी, हमारी सोसाइटी का भी। इवन इस तरबियत को कैसे बेहतर बनाएं हम? अगर हम जैसे अभी आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि इतने ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। वैसे तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक बच्चा जब ग्रोन अप एज में होता है तो ठीक है, जब वो अडल्ट एज में पहुंचता है तो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने आप की मोरल डेवलपमेंट, अपने आप की वो कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह से करे। लेकिन बिफोर दैट ये जो 3 हिस्से आपने गिने में 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोसाइटी तो डिपेंड करता है कि किस तरह की सोसाइटी है, सोसाइटी में उस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है, बट पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, ये 2 ऐसे कनेक्शंस हैं जिनके जुड़े बगैर ये ब्रिज जो है एक बच्चे की लाइफ का, वो कंप्लीट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपने मतलब उनकी ग्रूमिंग, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से करनी है कि सबसे पहले उनको आपने मोरालिटी सिखानी है। अगर वो मोरालिटी सीख गया ना वो बच्चा, तो ये सारी चीज़ें जिन अभी हम परेशान हैं ना कि वो ऑनलाइन टीचिंग नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि वो इसी तरह के मोड में रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। उनको चेंज करना है, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी चेंज करनी है, उनको बताना है, उनको समझाना है कि आप ये भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हम उनको कहेंगे हमारे साथ ये हो गया इसलिए हम ऑनलाइन की तरफ आएंगे। हम उनको ये भी कह सकते हैं कि यार आप इसमें बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकते हो, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, इसकी वजह से आपको ये फ़वाइद हो सकते हैं। ठीक है, इतना आपका टाइम बच सकता है, इतना आपका एक्सपेंडिचर बच सकता है इस चीज़ से। इस तरह की भी पॉजिटिव ट्रेनिंग भी हम उनकी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम जस्ट क्रिटिकल ट्रेनिंग पे फोकस करें। क्योंकि हर इंसान जो है ना, उसको क्रिटिक्स की जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो हैं वो उसको रेजिस्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिविटी को मतलब माशरे में फैलाएंगे, तो प्रोडक्टिव वे में उनको समझाएंगे, तो होपफुली कि उनको इंशाल्लाह उनको बात समझ आएगी। और यही एक तरीका है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। एक एज ऐसी होती है बच्चों की जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक, या तो वो सुधर जाएगा या वो रफ होगा। तो बेहतर ये है कि आप एक ऐसा मोड, एक ऐसा मॉडरेट तरीका अपनाएं जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनालिटी भी चेंज हो, बच्चे में वो अडेप्टेशन आ जाए, उसकी थोड़ी बहुत मोरालिटी भी लेवल अप कर जाए और आपका काम भी पूरा हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए तो हम बहुत कंसर्न हैं कि इनकी तरबियत को भी बेहतर बनाया जाए, इनकी तालीम भी बेहतर हो और इनको वो तमाम तर क्वालिटीज़ हम सिखा पाएँ जो कि उनके लिए ज़रूरी है। नौजवानों का क्या किया जाए? नौजवानों से थोड़ी सी तवज्जो हम हटा लेते हैं, तो मुदस्सिर नौजवानों को कौन गाइड करेगा? देखिए जी, नौजवानों को हम ही गाइड करेंगे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो अशफाक अहमद साहब थे या जो बहुत बड़े लेजेंडरीज थे, उन्होंने जो लेगेसी आगे ट्रांसफ़र की उसको ही आगे ट्रांसफ़र करना है। अब हम तक पहुँची नहीं पहुँची, वो हमारे जो जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन में, तो उसमें जो हमें देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। सही। तो जो लेगेसी हमारे पास है वो हम अगर बच्चों में ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन वी आर डूइंग अवर जॉब्स। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, सो आई एम सॉरी, वी आर नॉट डूइंग अवर जॉब इन अ प्रॉपर मैनर। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस लेगेसी को आगे देते हुए, देखें अगर आप सच्चे दिल से अपनी जो टीचिंग्स हैं वो आगे दे रहे हैं, उसी की बेस के ऊपर वो बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, चाहे बच्चा जितना भी खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो ये फील करता है यार ही और शी एज ए टीचर इज गिविंग मी द टाइम, जो मर्जिया करे, लेकिन उसके दिल में एक चीज जरूर पनप जाती है कि यार कि थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन तो मैं भी मुझे करना है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो यानी कि जब जाते थे तो ऐसे लगता था कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे, लेकिन उनके साथ
हम सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें पता लगता है, एक तो हमारा जो वो एब्जॉर्प्शन पावर है वो एक्सटेंड होती है, उसकी बेस के ऊपर उनके साथ खेलते हुए फिर मजा आता है। वो अपने मुख्तलिफ फ्रेंड्स साथ, क्योंकि हमने भी एक टाइम गुजारा है एज ए स्टूडेंट। तो हम मेरा ये मानना है, हर एक का एक अपना इंडिविजुअल राइट है, मेरा ये मानना है कि इफ आई एम anywhere and I am responsible for someone, so I would be doing that responsibility in a proper manner. If I am not doing that, that means there is some gap, so I have to fill that gap. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान इस वक्त जो यूथ देखा जाए तो उसमें परसेंटेज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है, ठीक। जब हाई है उसी की बेस के ऊपर चलना है और उसी की बेस के ऊपर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो जिस तरह ऑनलाइन आजकल काम चल रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर देखिए पाकिस्तानीज का लेवल क्या है। सही। एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स, और वहाँ पे दे आर वेरी हाईली पेड। अब कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तानी ना थोड़ा सा वो अखड़ होते हैं क्योंकि वो जो काम करते हैं ना सही करके दे रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो इस लेवल के ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं। अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, और जो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो चीज़ हमारे सामने आई है उसकी बेस के ऊपर हमारे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उस प्लेटफॉर्म में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। सही। तो ये हमारी ड्यूटी है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड गो। अब मैं कहूँ कि जी हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, भाई आपने क्या दिया, मैंने क्या दिया उनको। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम स्टूडेंट थे हमें कुछ चीजें मिसिंग मिली। सही। एक सिंपल सी एग्जांपल, एक जमाने में जब मैं इंटर में था तो 2-1 एक्टरे पढ़ते थे, आज भी वही पढ़ रहे हैं। क्या बदला हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही। क्या बदला हुआ है? नहीं आया। हम अपने उस चीज को लेके आगे चले, समझें, न्यू नॉर्म को समझें, उस न्यू नॉर्म को समझ के हम अपने आप को डेवलप करें। हमने खुद डेवलप नहीं करना, हमने दूसरे को डेवलप करना। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम दोनों अगर मिलकर डेवलप होंगे तो हम बेहतर मुल्क, यकीनन तब्दीली भी आएगी और बेहतरी आएगी जो हमने लानी है, और किसी हद तक हम ला भी रहे हैं। कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए सच सवेरा। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब जिसमें हम डायबिटीज़ के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे। इसको मनाने का मकसद क्या है, इस पर बात होगी, और इसके साथ साथ इसमें अवामी शऊर को बेदार करने की क्या ज़रूरत है, उस अहमियत को भी उजागर किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए अब जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। आज के जो दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ वो हैं ताहिर मोहम्मद अब्बासी साहब, CEO हैं डायबिटीज़ सेंटर के। वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। गुफ्तगू करेंगे खालिद साहब आपसे। आज जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी इस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया मिस हुमा। चूँकि ये दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे काफ़ी अरसे से सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जो डायबिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या शाऊर है जो पब्लिक के अंदर या पेशेंट्स के अंदर या पेशेंट के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर वो मिले, उनको वो पहुँचे उनको, ताकि ये डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डायबिटीज़ से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस इसके ऊपर आते हैं, अगर एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर $760 बिलियन हर साल सिर्फ इसके ऊपर खर्च होते हैं। अच्छा। तो ये टोटल जो वर्ल्ड के अंदर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स, उसका 10% है। तो और दूसरी बात ये इसकी रीज़न थी कि अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ 4.2 मिलियन डेथ्स हुई हैं।
42 लाख लोग डायबिटीज़ की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं, प्रॉपर केयर ना होने की वजह से, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से। तो इसलिए कपल ऑफ इयर्स बैक, आई थिंक 1997, तो ये मतलब इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के डिस्कशंस के बाद ये डे रखा गया ताकि पब्लिक तक, पेशेंट्स तक, कम्युनिटी तक, पूरी दुनिया के लोगों तक जो है ना ये पैगाम पहुंचे, ये उनको शऊर या उनको आगाही जो है ना वो दी जाए इसके ऊपर, इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया बिल्कुल जाता है। और हमने भी जो है आगाही फराहम करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हर प्लेटफॉर्म पर आम इंसान को बताना है कि इस मर्ज से किस तरह से बचा जा सकता है, या फिर उसके इर्द गिर्द जो अफराद हैं अगर वो इस मर्ज में मुब्तला हैं तो उनकी हिफाजत को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, उनकी रूटीन को कैसे सेट किया जा सकता है। ताहिर साहब, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से हमें यहाँ पे मदऊ किया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि खालिद साहब ने बताया कि ये एक आगाही मुहिम है जो कि पूरी दुनिया में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। जी जी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ये डायबिटीज़ है, एक साइलेंट किलर के तौर पे जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आगाही का मतलब ये है कि अगर आपको अवेयरनेस मिल जाए तो आप इस डिज़ीज़ के ऊपर काबू पाने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। डेफिनेटली। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के एक ऐसे हॉस्पिटल से है जो कि शुगर के लिए एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और इसको द डायबिटीज सेंटर इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। ये जो सेंटर है, यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि एक छत के तले जितनी भी डायबिटीज़ और उससे जितनी भी डायबिटीज़ रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको अंडर वन रूफ ट्रीट किया जाए। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ ट्रीटमेंट, बल्कि हमारा जो मकसद है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी सिलसिले में जो है ये इस इदारे को बनाने का मकसद यही था कि ना सिर्फ लोगों का इलाज किया जाए और बल्कि वहाँ पे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए, जिसके लिए हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो लोगों को एजुकेट करता है और उनके अंदर हर तरह की, और फिर हमारा जो लिटरेचर है और जो बाकी चीज़ों के ज़रिए हम लोगों के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, यही अवेयरनेस जो है हमारा मकसद होना चाहिए कि हम आम आदमी तक किस तरह से शऊर पहुंचा सकते हैं, उसमें आगाही डेवलप करने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिवली भी हमने कौन कौन सी एफर्ट्स करनी है। खालिद साहब, डायबिटीज़ मैनेजमेंट स्टडीज़ से आपका ताल्लुक, अब ये डायबिटीज़ के साथ जब मैनेजमेंट का लफ्ज़ आ जाता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना एक आम आदमी, एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी इसकी वजह एक और भी है कि इस वक्त जो है टोटल 476 मिलियन पेशेंट हैं दुनिया में, यानी 47 करोड़, और 2030 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 58 करोड़ यानी कि 58 करोड़ लोग डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, और हर 11वां आदमी पेशेंट है, और हर दो अडल्ट डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें एक अनडायग्नोज्ड जिसको अभी तक डायग्नोज ही। अब जब डायग्नोसिस की बात करते हैं, ओवरऑल आप बता रहे हैं? जी मैं ओवरऑल मैं वर्ल्ड की आपको फिगर्स बता रहा हूँ। ये अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने 2019, ये चूंकि 14 नवंबर के लिए नहीं, एक थीम और एक टूल किट डेवलप करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये WHO जो है ना वो गाइडलाइंस लिखते हैं। पेशेंट के लिए गाइडलाइंस होती हैं, मेडिकल कम्युनिटी के लिए गाइडलाइंस होती हैं, नर्सेस के लिए गाइडलाइंस होती हैं, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस होती हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। अब जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ये चूंकि अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो डायग्नोसिस के ऊपर बात होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि हर 11वां आदमी पेशेंट है और हर 2 में से एक अनडायग्नोज्ड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भी मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ? तो मुझे अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। मुझे मसला कोई नहीं है, मैं क्यों चेक करूँ? तो वो कहते हैं कि आपको फिर 6-7 ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम आपको बताते हैं, अगर उनमें से कोई एक सिम्टम भी आपके अंदर है तो आपको अपने ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि पोलीयूरिया,
बार बार पेशाब का आना। सही। नंबर 2, हम कहते हैं कि जी उनको प्यास पेशेंट को लगना बार बार, वजन का अचानक से कम हो जाना, अचानक से बढ़ना शुरू हो जाना, और सांस का फूलना शुरू होना या लेग क्रैम्प्स होना। तो ये फिर उसके बाद अगर आप 40 से प्लस हैं, फिर उसके बाद अगर आपकी फैमिली में ननिहाल में, ददियाल में नाना नानी दादा दादी को है, तो ये वो 7-8 ऐसी अलामत हैं। अगर एक भी आपके अंदर है तो आपको अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। अब ब्लड शुगर का टेस्ट जो है उसमें आमतौर पे आपने सुना होगा जी ये खाली पेट टेस्ट है, ये रैंडम टेस्ट है। तो आमतौर पे जो WHO और IDF की रिकमेंडेशंस हैं तो वो फास्टिंग का मतलब है निहार मुंह। निहार मुंह का मतलब है कि पेशेंट ने पिछले 8 घंटे में कुछ ना खाया पिया हो, फिर उसके बाद अपना ब्लड शुगर वो टेस्ट करवाए आपने ये टिप से, फिंगर टिप से, ना कि वेन से, पेरिफेरल ब्लड के। अगर उसकी वैल्यू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो दैट मींस वो शुगर पेशेंट आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वो पेशेंट, उस आदमी को जिसका टेस्ट किया गया है, उसको केयरफुल होने की जरूरत है। 126 खाली पेट, निहार मुंह, फास्टिंग जिसको आप बोलते हैं। अगर वो 126 से ऊपर आ रही है फिगर, रिपीटेडली दूसरी दिन चेक कर लिया, तीसरे दिन चेक कर लिया, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट डायबिटिक है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये चूंकि अगर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसके पास वो डिवाइस भी मौजूद है ग्लूकोज चेक करने के लिए, तो वो मतलब अपना भी चेक कर सकता है फैमिली मेंबर्स। और अगर रैंडम है तो जो रैंडम की वैल्यू है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यानी खाना खाने के फौरन बाद भी या एनी टाइम ऑफ द डे वो पेशेंट अपना ब्लड शुगर, पेशेंट नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, आम आदमी जिसको महसूस हो रहा है कि शायद कोई 1-2 सिम्टम्स हैं, अगर महसूस कर रहा है, अगर महसूस नहीं भी कर रहा है, अगर उसकी फैमिली में है तो वो मतलब उसको चेक करना है 6 महीने में कम से कम। ये भी सिचुएशन उसके लिए अलार्मिंग है, ये भी उसके लिए अलार्मिंग है। तो अगर उसका ब्लड शुगर रैंडम किसी भी वक्त चेक किया या खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक किया है, जिसको पोस्टप्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू अगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा आती है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आती है और रिपीटेडली आती है फॉर 2-3 डेज, तो उसको अपना वो डिक्लेयर किया जा सकता है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी आपको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपकी वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा आ रही हैं। सही। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं, बिल्कुल आप ही से जानेंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब मुझे बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, खालिद साहब से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? शऊर और आगाही डेवलप करना, ये किस तरह से की जा सकती है, इसमें हमने अपना किरदार कैसे अदा करना है और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इस पर बात हुई थी ब्रेक पे जाने से पहले, उसी को कंटिन्यू करेंगे। खालिद साहब, आपकी बात रहती थी, आप मुकम्मल कर लें। अच्छा, मैंने कहा था एक बात नहीं, अब एक बात नहीं 2 बातें हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि जब कोई पेशेंट हो तो उनके रिलेटिव्स अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इंग्लैंड में या अमेरिका में, ये उधर, तो उनके लिए गिफ्ट भी भेज देते हैं कि ये ग्लूकोमीटर, ये डिवाइस है। तो बेशुमार कंपनीज हैं, बेशुमार कंट्रीज में डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ग्लूकोमीटर्स हैं जिस पर ब्लड शुगर टेस्ट होता है। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि टेस्ट मिलीग्राम पर डेसीलीटर में देती हैं। जैसे मैंने कहा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये क्राइटेरिया मिलीमोल में आता है। तो वहां पे 7 मिलीमोल और 5 मिलीमोल और 6 मिलीमोल। तो अगर किसी के पास ऐसी डिवाइसेस हैं तो उसको आपने अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रेवलेंट है, उससे अगर आपने देखना है तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर किसी पेशेंट का उस डिवाइस से 5 टेस्ट की फिगर आ रही है तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करें तो वो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। तो ये उसको मतलब पेशेंट के लिए उसको समझने की जरूरत है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपको पता चल गया है कि अब आप
पेशेंट हैं तो उसके बाद फिर आपको एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो अगर आप बात कर लें तो हम ताहिर साहब से बात करते हैं, फिर एहतियाती तदाबीर के हवाले से खालिद साहब से बात करेंगे। ताहिर साहब, एक और हमें मसला नज़र आता है जो कि शऊर और आगाही की कमी होने की वजह से है, इसका फुकदान हमें दिखाई देता है कि हमने एक बार तो अलार्मिंग सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट करवा लिया, टेस्ट नॉर्मल आया, अब वही टेस्ट सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है कि अगर दोबारा सिम्टम्स फील हो रहे हैं और डॉक्टर भी हमें कह रहे हैं कि आप जाके अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, हमने एक दफ़ा कराया था उसके बाद वो नॉर्मल था, अब ज़रूरत नहीं, इस सोच के मयार को कैसे देखते हैं आप? देखें, इस जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे अंदर यही है कि हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें अपना रेगुलर चेकअप जो है वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना चेकअप नहीं कराएंगे और इस डिज़ीज़ को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आप उसकी नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, स्टेज 2 में और स्टेज 3 में चले जाएंगे। फिर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, आपको फुट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनीज की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आइज़ के लिए आपको इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं अगर ये कहूँ कि ये ऐसी बीमारी है कि इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये आपके पाँव के नाखन से शुरू करती है और आपके सर के बालों तक जाती है और आपके किसी आर्गन को छोड़ती नहीं है। तो इसलिए जो है ना, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जब कैंप्स होते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि ऑनेस्टली 50% प्लस लोग ऐसे होते हैं कि जो डिज़ीज़ कैरी कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। ठीक। तो इसलिए इसकी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके जो है ना, इसको आगाही मुहिम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में ना सिर्फ ये बल्कि देखें, ये आपके जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन भी है। जैसे खालिद साहब ने कहा कि अगर आप इसको अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो आपका बर्डन है वो इतना बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखें कि आप अगर स्टेज 1 में हैं, अगर आपको जो है डायबिटीज़ की स्टेज 1 में है अगर आप हैं और अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं तो आपका जो इलाज का जो खर्चा है वो भी 3 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हमारे चूँकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है ना अवेयरनेस के ऊपर अगर हम तवज्जो दें और लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, बेहतरी लाई जा सकती है। और एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम एहतियात करते नहीं। खालिद साहब, यहाँ पे भी हमें 2 एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। एक तो वो लोग जिनका तस्करा हो गया कि वो अनअवेयर हैं, उन्हें नहीं पता, वो लाइल्म है कि वो डायबिटिक पेशेंट है। एक वो जो जानते बूझते भी बेहतियाती कर रहे होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब उनके बारे में आपको क्या बताएं, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे विल फेस द म्यूजिक। अच्छा, पहले डायबिटीज़ है क्या? सही। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन, बहुत सारी नर्सेज के साथ, इवन कि मैं WHO के प्रोग्राम्स भी जो है ना वो मैंने अटेंड किए हैं, जाके इनके बड़ों से भी मिला हूँ। ये डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है जब वो एक ख़ास मिकदार से जब ऊपर चला जाता है तो वो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर से फिर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है थ्रू यूरिन। तो जब यूरिन के थ्रू ये ब्लड ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है तो वो अकेला ग्लूकोज नहीं जाता, अपने साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी लेकर चला जाता है, जिससे कमजोरी भी होती है। आमतौर पे डायबिटीज़ की 2 पॉसिबल रीजंस होती हैं। एक ये कि पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर उसके इंसुलिन का लेवल मौजूद है लेकिन इनफेक्टिव है। ठीक। दूसरी ये रीज़न होती है कि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, यानी उसका जो पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो ये दोनों सूरतों में पेशेंट के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आप पेशेंट जो ये डायबिटिक पेशेंट हो गया है। सही। अब इसका देखा है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, मेरा चूंकि सैकड़ों पेशेंट से इंटरेक्शन रहा है ट्रीटमेंट के हवाले से भी, चूंकि मेरा ताल्लुक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रहा है ट्रीटमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, कि ये इतनी वो मीठी बीमारी है कि अगर इसका आप ख्याल रखेंगे ना तो ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। अच्छा। अगर इसका ख्याल रखेंगे ज्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे ना तो ये बहुत तंग करेगी, ये बहुत तंग करेगी, कुछ नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए इसको वो कहते हैं ABC के हवाले से हैं कि ABC से मतलब ये है कि
आपका जो ब्लड प्रेशर है ये उसको भी आपको मतलब डैमेज करेगी, कोलेस्ट्रॉल का भी ये होगा, और A1C भी एक टर्म है जिससे हम टेस्ट की बात करते हैं कि पेशेंट का 3 महीने का टेस्ट होता है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मतलब डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई या उसको पता चल गया, डिक्लेयर हो गया डायबिटिक पेशेंट, तो इसका सबसे पहला इलाज पता क्या होता है? डाइट। ठीक। दूसरा एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन के अंदर, कि आप होता क्या है कि वो जब ब्लड शुगर आपकी बॉडी में है और वो शुगर या वो ग्लूकोज वो उसकी बॉडी को ज़रूरत है, मुझे चलने के लिए, मुझे तवानाई के लिए, मुझे मूवमेंट के लिए ग्लूकोज होगी तो बॉडी चलेगी। तो बॉडी कंज्यूम करती है, जो फूड इनटेक है उससे ग्लूकोज बनती है कि जो भी मैं कार्बोहाइड्रेट्स लेता हूँ, जो भी मैं प्रोटीन्स लेता हूँ, जो भी मैं फैटी एसिड जो फैट्स आते हैं, तो ये कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज की बॉडी को जरूरत है। अब जितनी जरूरत है उतनी इस्तेमाल होगी, क्योंकि उसी तरह से इंसुलिन आएगी। और अगर आपका इंसुलिन का लेवल नीचे चला गया या प्रोड्यूस नहीं हो रही, या इंसुलिन इनफेक्टिव हो गई है जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं वो कंज्यूम हो रहा, तो उससे प्रॉब्लम होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो बढ़े हुए लेवल को अगर आपने कम करना है तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपकी जो फूड इनटेक है उस पर कंट्रोल कर लें। सही। दूसरा, आप एक्सरसाइज या वॉक करके उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कंज्यूम कर लें। और इन दोनों से ज्यादा जरूरी है कि सोच को कंट्रोल कर लें, जिसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप जरूर बात करें कि अगर सोच कंट्रोल हो गई तो ये दोनों चीजें अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ, सोच वही कि जब तक हम आमतौर पर ये जो अवेयरनेस की बात है ना, ये पेशेंट को रियलाइज कराना है कि बेटा बात सुनो, बेटा माँ बहन को बताओ उनको कि अगर आप इसका ख्याल करेंगे ना तो ये कुछ नहीं कहेगी, नहीं तो ये आपके गुर्दे नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले ये आंखों पे असरअंदाज होती है, क्योंकि जितनी भी बारीक वेन्स होंगी जहां पे भी ब्लड की सर्कुलेशन है, तो सबसे पहले वो डैमेज होंगी। तो सबसे पहले ये नबीनापन भी इससे हो जाता है, तो आंखों के ऊपर असर होगा। उसके बाद फिर आपके किडनीज के ऊपर असर होगा, वो आपको डायलिसिस तक लेके जा सकता है। फिर उसके बाद आपके हार्ट का जो बात कर रहे हैं कि किसी वक्त भी आपको लेके बैठ सकता है, तो इसकी पेन भी महसूस इसके अंदर नहीं होती। तो आपने क्या करना है एज ए पेशेंट या एज ए पेशेंट का जो फैमिली मेंबर है, आपको करना क्या है? आपको उस पेशेंट को जो डाइट है, जो मैंने कहा ना फूड इनटेक, वो डाइट को बैलेंस्ड कर लेना है कि उसकी डाइट बैलेंस हो जाए। अब बैलेंस डाइट क्या है? वो एक अलग से मतलब है कि बैलेंस डाइट में 3 चीज़ें आमतौर पे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके 50 से 60% होने चाहिए। सही। और उसके बाद बाकी प्रोटीन होनी चाहिए 30 से 40%, 25 से 35%, बाकी 5 to 10% आपके फैट्स होते हैं वो होने चाहिए। अगर किसी की डाइट जो वो इम्बैलेंस है, पता चले कि जी वो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ही खाए जा रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में आलू, कार्बोहाइड्रेट्स में नान, कार्बोहाइड्रेट्स में चावल, ये वो सारी चीजें हैं जिससे ब्लड शुगर का लेवल फौरन से बढ़ता है। ऐसे ही है। और हम इसमें सजेस्ट करते हैं फिर पेशेंट को क्या सजेशंस हैं आपसे लेंगे हम, जो है वो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और दोबारा से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डायबिटीज़ के आलमी दिन के हवाले से, और इसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या है, अवामी शऊर उजागर करना कितना ज़रूरी है, इस अहमियत पर भी हम जोर दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस की जानिब बढ़ेंगे कि अगर हमारी फैमिली में, हमारे इर्द गिर्द कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका ख्याल हमने किस तरह से रखना है। ताहिर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं उस पेशेंट के साथ, जिसको शुगर है, जिसको डायबिटीज़ है, वो उसका ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, और दूसरी जो हम तमाम तर ज़रूरियात की बेसिस पे देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज का जिक्र हुआ, फूड इनटेक का जिक्र हुआ, उसको एक ख़ास जो है वो उसका ख्याल रखना है, ख़ास तरीके से पैम्पर करना है। जी, जैसे कि खाला साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सिर्फ दवाई लेने से आपकी जो है ना बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने अपनी खुराक का ख़ास करके ख्याल रखना है,
और एक्सरसाइज भी इतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खाली दवाई लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। सही। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करने के लिए तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखें जो पहले लोग थे उनके अंदर ये जो है ना ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कि लोग मीलों पैदल चलते थे और जो है ना वो एज लॉन्ग एज जो भी आप खाएं वो उसको एज लॉन्ग एज आप बर्न कर सकते हैं, अगर उसकी कैलोरीज को आप बर्न कर लें तो आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब क्या है मसला, क्या है कि हम लोग खाने के बाद जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते या हम जल्दी सो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना जो है, जो मैनेजमेंट की बात आपने की कि आपने सोने से 3 घंटे पहले जो है वो अपना खाना खाना है और टाइम पे खाना है। और 2 घंटे तो बहुत ही ज़रूरी है कि 2 घंटे पहले आप सोने से खाना खाएं और अपनी डाइट का, जैसे खालिद साहब ने कहा कि आपने ख़ास करके ख्याल रखना है। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बीमारी जितना आप इसको इजी लेंगे फिर ये आपका पीछा करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। खालिद साहब, जो आम एक रवैया हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि हर फैमिली में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट है। अब उसका ख्याल रखने वालों ने जो है वो 2 एक्सट्रीम्स पकड़ी होती हैं, या तो उसे बहुत ज़्यादा डराया होता है कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, या फिर एक चीज़ ये भी चल रही होती है, अच्छा आज दे दो, आज चीट मील डे है, आज जो है थोड़ी बहुत बदएहतियाती कर ली, कल से परहेज़ कर लेना। आप समझते हैं कि मैनेजमेंट की जब बात हम करते हैं तो ये रवैये ठीक है? ये रवैया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वही फिर लोग जो कह रहे होते हैं पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को अगर आप देखें ना तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, व्हाट मैक्सिमम क्या हो सकता है? आखिरी जो इसका काम होता है ना वो बॉडी की एम्पुटेशन हो जाती है, यानी कि आपके टांगे भी काटना पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही गैंग्रीन्स डेवलप होती है, जैसे ही नेक्रोटिक सिस्टम हो जाता है बॉडी का, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम्स होती है, टांग पूरी काटनी पड़ जाती है। तो ये अगर पेशेंट के किडनीज का प्रॉब्लम है तो उसको डायलिसिस पे जाना पड़ जाता है, तो वो भी कितना पेनफुल है। मैं ये सिंपल भाषा में बताऊं अपने नाजरीन के लिए, जो पेशेंट है या फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, कि सिर्फ 1, 2, 3 एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करने की या उस पर अमल करने की ज़रूरत है। पहले कि अगर आपको पता चल गया है कि आप डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर हो गए हैं या घर में पेशेंट है, वो पहले तो अपनी फूड इनटेक में जो खाने के इंटरवल्स हैं जो पीरियड्स हैं, उसको एक्सपेंड कर दे। यानी पहले वो सुबह दोपहर शाम खाना खाता था, अब 3 दफ़ा खाना नहीं खाए, वो 5 दफ़ा खाना खाए, लेकिन उसकी मिकदार कम कर दे, फ्रीक्वेंसी को उसको बढ़ा दे। यानी सुबह नाश्ता हल्का करे और उसके बाद भूख लगे और 11 बजे चाय पी ले, 7 बिस्किट 2 खा ले, फिर उसके बाद लंच में वो 2 रोटियां खाता था, अब वो 1 रोटी खा ले, फिर भूख लगेगी शाम को। इसका फायदा ये होगा कि अगर 5 देखें, 3 बड़े खाने हैं, 2 छोटे खाने हैं। अब उसमें ये होगा कि ज्यादा खाएगा नहीं, ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ेगा नहीं, चूंकि ग्लूकोज में बनेगा नहीं वो, तो इसलिए उसका लेवल नॉर्मल रेंज में रहेगा, जिससे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकेगा। डायबिटीज का एंड ये होता है कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना। एक तो इसके ऊपर काम करें। दूसरा जो है वो अपना, अगर उसको एक्सरसाइज की बात है तो रूटीन का हिस्सा बनाए एक, कि जिसमें उसने 20 मिनट 30 मिनट रोजाना की बुनियाद पे, शुरू में जो जुमला बोला था ना कि अगर इसका ख्याल करेंगे, बाय गॉड ऐसे पेशेंट भी मेरे पास हैं, बच्चे भी ऐसे मेरे पास पेशेंट रहे हैं कि जिनने रूटीन पे अमल किया, उसके बाद अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराया तो डॉक्टर भी हैरान थे, भी आपको शुगर है? अच्छा, हाँ, इतना जबरदस्त कंट्रोल। इतना मुश्किल बनाया हुआ है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस लोग शो करते हैं कि हम तो अब शायद जी नहीं सकते, हमारी तो जिंदगी का मकसद ही फेल हो गया है। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं, मैं बड़े लोगों के नाम यहाँ लेना नहीं चाहता जिनको डायबिटीज और भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर शोबिज में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के हवाले से, वो मतलब बड़ी भरपूर जिंदगी, और उसमें स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, शोबिज के लोग भी हैं, इवन के वो अपनी आखिरी स्टेज से मुराद मेरी है जिसमें हम कहते हैं 2 तरह की डायबिटीज होती है, एक हम टाइप 1 बोलते हैं, एक को टाइप 2 बोलते हैं। एक जो टाइप 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, जो दूसरे होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो वो टाइप 1 के हैं, फिर भी इतनी जबरदस्त जिंदगी है, यानी कि सुबह शाम इंसुलिन का टीका लगाते हैं, लेकिन फिर भी सही जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है अब इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, इसे दोस्ती कर लो, बिल्कुल इसके साथ एडजस्टमेंट कर लो। इसलिए कि डायबिटीज मैनेजमेंट है, उसमें खास तौर पे आखिरी 2 बातें जो बता दूं,
इसमें एक तो अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें, नंगे पाँव नहीं चलें और अपने पैरों को निगहदाश्त करें, उंगलियां खोल के भी हफ्ते बाद 4 दिन बाद देखें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फंगस तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई पत्थर, कोई कांटा, कोई कील लग जाता है ना तो महसूस नहीं होता, क्योंकि नमनेस हो चुकी होती है जितनी भी एक्सट्रीम बॉडीज के पार्ट होते हैं। तो उससे उनको बताया जाता है कि अपना जूता भी खुला पहने, बंद ना पहने और उसमें वो जकड़ा हुआ ना पहने, क्योंकि अगर जख्म हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा और जख्म जो है ना वो भी ठीक नहीं होता आसानी से अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। तो ये 2 चीजें काम करें और उसके साथ अपने डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, तीसरी बात जो मैं इसके ऊपर वो मैसेज में कंक्लूड करेंगे आप? हाँ ठीक है, मैसेज में कंक्लूड कर दें। मेरी तीसरी जो बात है उसमें वो ये है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है कैलोरीज की। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल हाइट इन सेंटीमीटर्स -100। मिसाल के तौर पे अगर किसी की हाइट सेंटीमीटर में 165 है सेंटीमीटर, -100 करें तो 65 उसकी जो है वो मतलब आइडियल बॉडी वेट निकलेगा। अगर किसी का उसकी हाइट के मुताबिक बॉडी वेट अगर आइडियल है तो उसको कहते हैं जी आप 12, 14, 1500 तक कैलोरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट एक्चुअल बॉडी वेट में डिफरेंस हो, यानी एक्चुअल उसका ज्यादा है, तो आप उसको जो कैलोरीज चाहिए वो 1900 तक कैलोरीज पूरे दिन में चाहिए। अगर उसका वेट आइडियल बॉडी वेट जो है वो उसका एक्चुअल बॉडी वेट जो है वो कम है आइडियल से, मिसाल के तौर पे 65 होना चाहिए था, वो 55 है, उसको बताते हैं कि भाई आप 2000 कैलोरीज पर डे में कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपका आइडियल बॉडी वेट और एक्चुअल बॉडी वेट दोनों जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत सजेशंस आपने दिए। ताहिर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरा पैगाम तो यही है कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इसको जितना आप मैनेज करेंगे इतना आप इसके साथ जो है ना इतना लंबा अरसा हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।